रहे हैं क्लासिक किस्से विद स्वाति। नमस्कार दोस्तों, किस्से सुनाती हूँ, कहानियां सुनाती हूँ। मैं हूँ स्वाति और फिलहाल जो मैं कहानी आपको सुना रही हूँ वो है परिणीता शरद चंद्र चट्टोपाध्याय जी की लिखी हुई। काफी आगे तक बढ़ चुके हैं हम इस कहानी में। शेखर और ललिता की इस कहानी को हम जी रहे हैं। उम्मीद करती हूँ आप भी जी रहे होंगे मेरी ही तरह। तो चलिए देर नहीं करती हूँ और आगे इस कहानी को बढ़ाती हूँ। शेखर ने असंभव समझकर ललिता को पाने की आशा छोड़ दी थी। कई दिन उसे डर अनुभव होता रहा। वो एकाएक सोचने लगता कि कहीं ललिता आकर सब बातें कहकर भांडा ना फोड़ कर दे, उसकी बातों का जवाब ना देना पड़ जाए। परंतु कई दिन बीत गए, उसने किसी को कुछ नहीं कहा। ये भी पता नहीं चला कि किसी को ये बातें मालूम हुई अथवा नहीं। किसी प्रकार की चर्चा ललिता के घर में नहीं हुई और ना कोई शेखर के यहाँ ही इस विषय को लेके आया। शेखर के कमरे के सामने वाली छत से ललिता के घर की छत साफ दिखाई देती थी, जिससे उसकी निगाह ललिता पर ना पड़े। परंतु एक माह बिना किसी कहा सुनी के बीत गया तो उसने थोड़ा आराम अनुभव किया और मन में विचार करने लगा, स्त्री जाति लज्जा और संकोच की मूर्ति है। इस प्रकार की बातों को वो कभी दूसरों पर प्रकट नहीं करती। नारी की छाती फटकर टुकड़े टुकड़े क्यों ना हो जाए, पर उसकी जुबान नहीं हिलती। शेखर के हृदय में इन बातों ने स्थान पा लिया। इस प्रकार औरतों के हृदय की कमजोरी, लज्जा तथा शील के लिए उसने विधाता को बारंबार धन्यवाद किया। इतना सोचने के पश्चात भी तो उसे चैन न था। उसकी स्थिति सदैव डामाडोल क्यों रहती है, इस डर के निकल जाने पर भी कि उसके हृदय में बराबर आंतरिक वेदना क्यों उठती है। ललिता क्या कुछ न कहेगी? वो किसी दूसरे के संग ब्याहे जाने पर पूर्ण रूप से खामोश हो जाएगी। ललिता का ब्याह हो गया है और प्रीतम के साथ घर बार संभालने चली गई है। और सोचते ही शेखर के बदन में आग क्यों लग जाती है, उसका क्रोध क्यों सीमा को पार कर जाता है। शेखर अपनी खुली हुई छत पर नियम पूर्वक नित्य टहलता रहता था। आज भी उसने टहलना शुरू किया, परंतु उस घर का कोई भी प्राणी दिखाई न पड़ा। केवल अन्ना कली किसी काम से वहां आई थी, परंतु शेखर को देखते ही अपनी निगाहें नीची कर ली। शेखर दुविधा में था कि उसे पुकारे या ना पुकारे। इसी बीच वो आंखों के सामने से अदृश्य हो गई। शेखर ने तुरंत समझ लिया कि इस दीवार के बन जाने से दोनों घरों के अलगाव का अनुभव इस अन्ना कली को भी हो गया है। इसी उधेड़ बुन में एक माह और बीत गया। एक दिन भुवनेश्वरी ने बातों ही बातों में पूछा, शेखर बेटा, क्या इस बीच में ललिता को कभी देखा है? शेखर ने उत्तर दिया, नहीं तो माँ। क्या हुआ माँ? भुवनेश्वरी ने कहा, करीब 2 माह बाद उसको मैंने छत पर देखा था और पुकारा भी था, परंतु उसके रंग ढंग से ऐसा लगा कि उसमें बहुत ही परिवर्तन हो गया है। अब वो ललिता नहीं रही, बीमार सी लगती है। चेहरा उदास और सूखा हुआ है। देखने में उसकी उम्र बहुत ज्यादा प्रतीत होती है। उसको देखकर कोई नहीं कह सकता कि वो 14 की है। इतना कहते हुए उनकी आंखों में आंसू भर गए। अपनी धोती से आंसू पोंछकर दुख भरे शब्दों में फिर उन्होंने कहना आरंभ किया। वो मैली तथा फटी साड़ी पहनती थी, किनारे में पैबंद लगा हुआ था। मैंने उससे पूछा, बेटी क्या कोई साड़ी नहीं है? तो उसने उत्तर दिया, है, परंतु मुझे उसके इस उत्तर पर जरा भी विश्वास नहीं हुआ। अपनी मामा की दी हुई साड़ी उसने कभी नहीं पहनी। उसे साड़ी मैं ही देती थी। इधर 6-7 मास से मैंने उसे एक भी साड़ी नहीं दी। इतना कहकर वो बिल्कुल चुप हो गई। उनके मुंह से मानो शब्द ही ना निकल सके। अपनी भीगी हुई आंखों को उन्होंने धोती से पोंछ डाला। उनके दुख का एकमात्र कारण ये था कि वो ललिता को अपनी सगी पुत्री के सदृश समझती थी। शेखर अवाक सा दूसरी तरफ देखता रहा। थोड़ी देर बाद भुवनेश्वरी ने
फिर कहना प्रारंभ किया, आज तक मेरे अलावा उसने किसी से कुछ नहीं मांगा। खाने का समय होने पर यदि वो भूखी होती थी तो भी किसी से मुंह खोलकर मांगती ना थी, बल्कि सीधी आकर मेरे पास ही रुकती थी और मैं उसका मुंह देखकर समझ जाती थी कि वो भूखी है। शेखर बेटा, मैं यही बात बार बार सोचती हूँ कि न वो अपने दुख को किसी से कहती है और ना ही उसका दुख का कोई अनुभव करने वाला है। वो नाम मात्र को मुझे मां नहीं कहा करती थी, बल्कि वो मुझे वास्तविक मां की भांति प्रेम करती थी। साहस करने पर भी शेखर अपनी मां की ओर मुंह उठाकर न देख सका। नीचे मुंह किए हुए बैठे बैठे मां की ओर देखकर कहा, अच्छा मां, तो जिन जिन वस्तुओं की आवश्यकता है बुलाकर दे दो ना। भुवनेश्वरी ने कहा, अब वो क्यों लेने लगी? तुम्हारे पिता ने तो घर आने जाने का मार्ग भी बंद कर दिया है। साथ ही मैं भी कौन सा मुंह लेकर उसके यहाँ जाऊं? यदि गुरचरण बाबू ने दुख के कारण पागलपन में कुछ बुरा काम कर ही डाला था तो हमें चाहिए था कि हम शुद्धि कराकर उन्हें अपने में मिला लेते। मिलाने की बात तो दूर हो गई, बल्कि हमने बिल्कुल पराया बना दिया उनको। दुख में पड़कर गुरचरण बाबू ने अपनी जाति भी बदल दी है। इस कार्य के कारण तेरे पिता ही हैं। जब देखो तब तगाजा सवार। मेरी समझ में तो गुरचरण बाबू ने बड़ा ही अच्छा किया। हृदय में घृणा भर जाने पर मनुष्य मनचाहा काम करने का अधिकारी होता है। गिरीन्द्र उनके लिए हम लोगों से बढ़कर है। अगले महीने शायद उसी के साथ ललिता की शादी होने वाली है। मुझे विश्वास है कि बड़ी खुशी और आनंद से उसके साथ वो जीवन बिताएगी। शेखर ने आश्चर्य में पड़कर अपनी मां से पूछा, क्या ललिता का ब्याह अगले माह ही है? भुवनेश्वरी ने कहा, हाँ, सुना तो ऐसा ही है। शेखर ने और कुछ नहीं पूछा। मां कुछ देर चुप रही, फिर कहने लगी, ललिता ने बताया था कि उसके मामा का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, और ठीक रहे भी कैसे? वैसे हार्दिक शांति नहीं है, फिर घर की हाय हाय और भी बुरी। उसके मकान में तो सदैव अशांति का ही डेरा है। कुछ समय बाद मां के चले जाने पर शेखर उठकर अपने कमरे में चला आया और बिछौने पर करवटें बदलते हुए ललिता की यादों में विचारमग्न हो गया। शेखर का मकान एक पतली गली में था। उस गली में 2 गाड़ियां अथवा 2 मोटरें पास में होने में बड़ी दिक्कत होती थी। करीब 10-12 दिन बाद शेखर की गाड़ी गुरचरण बाबू के घर के सामने खड़ी हुई। रास्ता रुके होने के कारण गाड़ी रुक गई। शेखर अपने ऑफिस से वापस आ रहा था। गाड़ी से नीचे उतरकर उसे मालूम हुआ कि गुरचरण बाबू के यहाँ डॉक्टर आए हैं। कई दिन पहले ही उसने गुरचरण बाबू की अस्वस्थता के बारे में अपनी मां से सुना था। इसीलिए अपने घर ना जाकर उन्हें देखने के लिए वो गुरचरण बाबू के घर चला आया और सीधे उन्हीं के कमरे में गया। गुरचरण बाबू निर्जीव से चारपाई पर पड़े थे। तब ललिता और गिरीन्द्र वहीं पर बैठे थे। सामने कुर्सी पर बैठे डॉक्टर रोग का परीक्षण कर रहे थे। धीमे स्वर में गुरचरण बाबू ने शेखर को बैठने के लिए कहा। ललिता भी उसे देखकर थोड़ा घूंघट खींचकर और मुंह घुमाकर बैठ गई। डॉक्टर साहब उसी मोहल्ले के रहने वाले थे और शेखर को भली भांति जानते थे। दवाई आदि लिखकर वो शेखर के साथ बाहर आए। गिरीन्द्र ने बाहर आकर डॉक्टर साहब की फीस दी। जाते समय डॉक्टर साहब ने गिरीन्द्र से कहा, काफी सतर्कता की आवश्यकता है। वैसे अभी रोग बढ़ा नहीं है। यदि इनको जलवायु परिवर्तन कराने के लिए अन्यत्र ले जाया जाए तो बेहतर होगा। डॉक्टर के जाने के पश्चात शेखर तथा गिरीन्द्र अंदर आए। ललिता ने गिरीन्द्र को इशारा देकर अपनी तरफ बुला लिया और दोनों आपस में कानाफूसी करने लगे। शेखर चुपचाप कुर्सी पर बैठा हुआ गुरचरण बाबू की ओर देखता रहा। शेखर बाबू का मुंह इस समय दीवार की तरफ था, इसीलिए शेखर का दोबारा वहां लौट कर आना वे नहीं जान सके। थोड़ी देर चुपचाप बैठे रहने पर शेखर को ऊब सी मालूम हुई और वो उठकर अपने घर चला गया। ललिता तथा गिरीन्द्र दोनों अब भी कानाफूसी कर रहे थे। शेखर ने किसी से कोई बात नहीं की। शेखर का एक प्रकार से अपमान नहीं तो और क्या था।
आज शेखर को पूर्ण रूप से पता चल गया था कि ललिता चाहती है कि वो पिछले दिनों की याद तथा अधिकार जो भी उसके सर थे उन्हें भूल जाए। अब वो निर्भय होकर कहीं भी रह सकता है। अब उसके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं रही और ना ही उसके बारे में सोचकर दिमाग खराब करने की कोई आवश्यकता है। ललिता ने संभवतः इन सब बंधनों से उसे मुक्त कर दिया है। कमरे में कपड़े उतारते हुए उसे हजारों बार यही बात याद आई कि गिरीन्द्र ही उसका सगा है। ललिता के घर वालों का एकमात्र सहारा वही तो है तथा उसी पर ललिता का भविष्य निर्भर है। शेखर अब उसका कोई नहीं है। ललिता किसी बात में शेखर से सलाह लेने की कौन कहे, भूलना भी नहीं चाहती। शेखर ने कपड़े उतारे और आराम कुर्सी पर बैठ गया। वो अब भी उन विचारों में उथल पुथल मचा रहा था। ललिता ने उसे देखकर माथे पर कपड़ा खींच लिया और मुंह घुमा लिया था, मानो वो कोई पराया हो। उसके सामने ही गिरीन्द्र को अपने पास बुलाकर काफी समय तक उससे बातें करती रही। ऐसा प्रतीत होता था कि शेखर अब उसका कोई भी नहीं है और गिरीन्द्र ही उसका सगा है। ललिता के ऐसे व्यवहार से शेखर को बड़ी ठेस लगी। धीरे धीरे ललिता के प्रति जो भी प्रेम शेखर के हृदय में था घृणा के रूप में बदल गया। गिरीन्द्र और ललिता की कानाफूसी के प्रति शेखर ने विचारा कि कहीं उसकी गुप्त बातें तो नहीं हो रही थी। शेखर को यह ख्याल आते ही लज्जा आ गई, परंतु मन में ढांढस पैदा करके वो विचार करने लगा कि ऐसा संभव नहीं है। यदि वे बातें होती तो अब तक भयंकर दृश्य सामने आ उपस्थित होता और इसके लिए शेखर को अवश्य उत्तर देना पड़ता। एकाएक कमरे में मां के आने की आहट से शेखर की विचारधारा खंडित हो गई। उन्होंने कहा, शेखर, तुमको क्या हुआ बेटा? अभी तक हाथ मुंह भी नहीं धोया? हाँ, जा रहा हूं मां, कहता हुआ शेखर तुरंत नीचे चला गया। उसकी घबराहट मां ना जान सके इसलिए तुरंत मुंह घुमाकर नीचे चला गया। ललिता की इन्हीं तमाम बातों पर शेखर कई दिन तक विचार करता रहा और अभिमानवश अपने मन में विरक्ति के भावों को संचयन करता रहा। वो शेखर की भूल और ज्यादती थी। केवल यही बात वो ना सोचता था कि वास्तव में दोष तथा इनकी जड़ कहां पर है। उस दिन से आज तक उसने आशा की एक किरण भी ललिता की ओर नहीं फेंकी। निर्लज्ज ललिता स्वयं उसकी छाती से छाती मिलाकर तमाम बातें करने के लिए तैयार थी। उसके लिए भी उसने अवसर नहीं दिया। सारे अपराध वो ललिता के सिर पर ही मढ़ रहा था। फिर भी स्वयं ही अपनी हिंसा, क्रोध और अभिमान से जल भुन रहा था। शेखर ही नहीं वरन संसार के सारे पुरुष सभी दोष नारी के ऊपर अभिमान पूर्वक मढ़कर एक तरफा फैसला करते हैं। बेचारी नारी को सब कुछ सहन करना पड़ता है। पुरुष अपने हृदय की ज्वाला में उसे भी जलकर खाक कर देते हैं, साथ ही साथ वे स्वयं भी जला करते हैं। पुरुष सदैव से स्त्री जाति को पशु के समान अबला समझते आए हैं, इसलिए पुरुष को अभिमानी कहना उचित ही है। ये ज्वलंत उदाहरण है कि पुरुष कितना स्वार्थी तथा अभिमानी होता है। मन ही मन जलते हुए एक सप्ताह बीत गया। आज भी ऑफिस से आने पर उसी प्रकार विचारों की ज्वाला में अपने आप को वो तपा रहा था। एकाएक दरवाजे पर आवाज सुनाई पड़ते ही उसका ध्यान भंग हो गया। उसके हृदय की गति रुक गई, ये देखकर कि अन्नाकली के साथ ललिता उसके कमरे में आई और फर्श पर बिछे हुए गलीचे पर बैठ गई। बैठने के पश्चात अन्नाकली ने कहा, शेखर भैया, हम लोग कल चले जाएंगे, इस कारण हम दोनों आपको नमस्कार करने आई हैं। शेखर चुपचाप उसकी ओर देखता रहा। अन्नाकली ने फिर कहा, भैया, ना जाने कितने अपराध अनजाने में हमने किए होंगे, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। शेखर तुरंत ताड़ गया कि ये अन्नाकली नहीं बल्कि और ही कोई उसके मुंह से बोल रहा है। इस बार शेखर ने पूछा, कल कहाँ जाओगी? पश्चिम की ओर, बाबूजी को मुंगेर ले जाएंगे, वहीं पर गिरीन्द्र बाबू का मकान है। अब हम लोगों का आना बाबूजी के ठीक हो जाने पर भी ना हो सकेगा। यहाँ की जलवायु बाबूजी के लिए लाभदायक नहीं है। अब क्या हाल है उनका? शेखर ने पूछा। अब कुछ ठीक है,
अन्नाकली ने ये कहकर बहुत से नए कपड़े दिखाकर कहा, ये सब ताई जी ने दिए हैं। ललिता अब तक खामोश बैठी रही। फिर अपने स्थान से उठकर वो मेज के समीप आई, अपनी आंचल से ताली खोलकर रखते हुए कहने लगी, ये अलमारी की चाबी अभी तक मेरे ही पास थी। फिर थोड़ा सा मुस्कुराई और बोली, परंतु एक भी पैसा बचा नहीं है, सब पैसे खर्च हो गए हैं। शेखर ने कुछ नहीं कहा, बल्कि उसकी ओर देखता रहा। अन्नाकली ने ललिता से कहा, अच्छा चलो जीजी, बहुत देर हो रही है। ललिता के कुछ बोलने से पहले ही शेखर ने अन्नाकली से कहा, अन्नाकली जा मां से पान लेकर आ तो। लेकिन ललिता ने जाने से मना कर दिया और बोली, तू यहीं रह, मैं लेके आ रही हूं। ये कहकर वो शीघ्र ही नीचे चली गई और पान लाकर अन्नाकली को दिया कि शेखर को दे दे। पान लेकर शेखर निराश हो गया और जीतने की आशा भरे जुआरी की भांति हार जाने पर भी चुप होकर बैठा रहा। अच्छा अब जाती हूं, ये कहकर अन्नाकली ने शेखर के निकट आकर उसके पांव छूकर प्रणाम किया, किंतु ललिता ने वहीं से हाथ जोड़कर प्रणाम किया और फिर दोनों चली गईं। शेखर अवाक और निराश बैठा रहा। ललिता आई और कुछ कहना चाहती थी, कह गई, पर विदा के समय शेखर को कुछ मौका ना देकर तुरंत चली गई। शेखर वहीं ठगा सा बैठा रह गया, कुछ भी नहीं बोला, मानो वो कुछ कहना ही नहीं जानता था। शेखर ललिता से बहुत कुछ कहने का इच्छुक था, पर मौका ही ना पा सका। अन्नाकली को वो शायद इसीलिए साथ लाई थी कि इस विषय पर कोई बात ना हो। अपने मन में ही उसने सोचा, शायद ललिता भी नहीं चाहती कि उस विषय पर बात छिड़े। वो शायद पिछली बातें भूल जाना चाहती है। ये सोचकर वो कटी पतंग की भांति लड़खड़ाया हुआ अपने बिस्तर पर गिर पड़ा। उसके हृदय में ललिता के प्रति विरक्ति समा ही रही थी। आज की इस घटना से उसका हृदय और दुखी हो उठा। लगभग 1 वर्ष बीत गया। गुरचरण बाबू के मुंगेर जाने पर भी स्वास्थ्य को कोई लाभ न पहुंचा और वो इस संसार को छोड़कर चल दिए। गिरीन्द्र उनको बहुत मानता था और उसने उनकी सेवा में कोई कसर नहीं रखी। आखिरी दम निकलने के समय गुरचरण बाबू ने उसका हाथ पकड़कर आग्रह के साथ कहा था कि किसी अन्य की भांति उनके परिवार का बहिष्कार किसी दिन वो कर ना दे, अपनी इस घनिष्ठता को आत्मीयता का स्वरूप दे दे। इसका संकेत था कि वो अपनी बेटी का ब्याह उसके साथ करना चाहते थे। गुरचरण बाबू ने गिरीन्द्र से कहा, यदि मैंने ये सुखदायी नाता अपने जीते जी नहीं देखा तो कोई बात नहीं, पर लोक में बैठकर सुखपूर्वक देख सकूंगा। बेटा, ये याद रखना कि मेरी इस इच्छा पर कहीं कुठाराघात ना हो जाए। गिरीन्द्र ने खुशी से गुरचरण बाबू की ये अभिलाषा पूर्ण करने की प्रतिज्ञा की थी। भुवनेश्वरी गुरचरण बाबू के कलकत्ता वाले मकान के किराएदारों से उनका हाल मालूम कर लिया करती थी। गुरचरण बाबू के परलोक सिधार जाने की खबर भी उन्हीं से मालूम हुई थी। एक दारुण घटना शेखर के घर में भी घटी। एकाएक नवीन बाबू भी परलोक सिधार चले। भुवनेश्वरी के हृदय पर सांप लौट गया। असह्य वेदना के कारण उनमें उन्माद समा गया। वो अपने चित्त की शांति के लिए घर का कामकाज अपनी बड़ी बहू पर छोड़कर काशी चली गई। जाते समय ये कह गई थी कि अगले साल शेखर के विवाह के समय सूचित करना, मैं आकर विवाह कर जाऊंगी। ब्याह का सभी इंतजाम नवीन बाबू स्वयं कर गए थे। अब तक शेखर का ब्याह हो गया होता, परंतु एकाएक नवीन बाबू के देहावसान के कारण 1 साल के लिए टल गया। लड़की वाले अब और अधिक रुकना नहीं चाहते थे। इसी कारण कल उन्होंने आकर तिलक कर दिया। इसी महीने में ब्याह हो जाएगा। शेखर अपनी मां को लिवा लाने के लिए तैयार हो रहा था। उसने जब अलमारी से सामान निकालकर संदूक में रखना शुरू किया तो उसे ललिता की याद आई। उसका सब काम ललिता ही तो किया करती थी। ललिता को गए हुए लगभग 3 साल गुजर गए। इस बीच में शेखर को उसका हालचाल न प्राप्त हो सका। उसने समाचार प्राप्त करने की कोशिश भी नहीं की थी। मालूम होता है इस ओर उसकी प्रवृत्ति भी नहीं हुई।
ललिता से वो घृणा करने लगा था। परंतु आज उसकी मनोवृत्ति में परिवर्तन हुआ और वो ललिता का समाचार पढ़ने की इच्छा करने लगा। वो सुख में होगी, उसकी शादी कैसे हुई, भली प्रकार हुई अथवा नहीं हुई, अब उसे कोई दुख तो नहीं है, ये सब बातें जानने को वो व्याकुल हो उठा। गुरचरण बाबू के कलकत्ता वाले मकान के सभी किराएदार घर छोड़कर चले गए हैं। मकान खाली पड़ा है। शेखर के मन में आया कि वो गिरीन्द्र का हाल चारू के पिता से पूछे। थोड़ी देर कपड़े रखना भूलकर उसने संदूक खुला पड़ा रहने दिया और झरोकों से बाहर की ओर झांकता रहा। उसी समय घर की दासी ने आकर पुकारा, छोटे भैया, आपको अन्नाकली की माँ बुला रही है। शेखर ने उसकी ओर देखकर आश्चर्य के साथ पूछा, कौन? अन्नाकली की माँ? दासी ने गुरचरण बाबू का मकान बताते हुए कहा, हाँ, हमारी पड़ोसिन अन्नाकली की माँ कल रात को बाहर से आई हैं, वही हैं। शेखर ने कहा, अच्छा, मैं अभी आया। इतना कहकर वो नीचे आया। दिन समाप्त होने पर आ गया था। शेखर को मकान के अंदर आते देखकर वो बड़ी हृदय विदारक चीख से रो पड़ी। शेखर उस अभागिन विधवा गुरचरण बाबू की पत्नी के पास जाकर बैठ गया। उसकी करुणा भरी चीख से शेखर की आंखों में भी आंसू भर आए। अपनी धोती के किनारे से उसने आंसू पोंछ डाले। केवल गुरचरण बाबू की याद करके नहीं, बल्कि अपने पिता की याद में उनके आंसू निकल आए। दिन समाप्त हो गया। ललिता ने आकर चिराग जलाया। दूर खड़े खड़े ही उसने शेखर को प्रणाम किया। फिर थोड़ी देर ठहरकर वो चली गई। शेखर ने ललिता को दूसरे की जीवन संगिनी समझ लिया था। इसीलिए शेखर ने उस 17 वर्षीय पराई नववधू की ओर निगाह नहीं की और न ही खुलकर बात करने की हिम्मत हुई। फिर जो कुछ भी तिरछी निगाहों से उसने देख पाया, उससे ये अनुभव किया कि ललिता दुबली पतली हो गई है। उस विधवा ने चीखना समाप्त करने के बाद जो कुछ कहा वो इस प्रकार है। वो चाहती है कि अपना मकान बेचकर अपने दामाद के साथ मुंगेर में रहे। इस घर को शेखर के पिता पहले से ही खरीदने के इच्छुक थे। अतः ठीक दाम देकर शेखर अगर मकान को ले ले तो उसे अति हर्ष होगा। कारण ये है कि मकान अपने ही परिचितों के पास रहेगा और उसके लिए उसे मोह तथा शोभ भी न रहेगा। इसके अलावा सबसे बड़ी बात ये थी कि यहाँ आने पर उसको 2-4 दिन ठहरने के लिए आश्रय तो मिल जाएगा। ये सुनकर शेखर ने कहा कि इस काम के लिए वो अपनी माँ से कहेगा और इस कार्य को पूरा करने का भरसक प्रयत्न करेगा। आंसू पोंछते हुए गुरचरण बाबू की पत्नी ने पूछा, शेखर, क्या दीदी आएंगी? शेखर ने कहा, आज ही मैं उन्हें बुलाने के लिए जाने वाला हूं। ललिता की मामी ने सभी बातें धीरे धीरे ज्ञात कर ली। शेखर का ब्याह कहाँ होगा, क्या क्या तिलक में मिलेगा, कितना गहना दिया जाएगा, नवीन बाबू का देहांत कब हुआ, दीदी कहाँ है, ये सभी बातें धीरे धीरे उन्होंने मालूम कर ली। इन बातों के समाप्त होने तक चांदनी छिटक आई थी। गिरीन्द्र इसी समय नीचे उतर कर आया और शायद वो अपनी बहन के पास गया। शेखर से गुरचरण बाबू की स्त्री ने पूछा, शेखर, क्या तुम मेरे दामाद को जानते हो? इस तरह के सुयोग्य लड़कों का मिलना संसार में कठिन है। शेखर ने कहा कि इस बारे में उसे जरा भी संदेह नहीं है। गिरीन्द्र से उसकी काफी बातें हो चुकी हैं और वो उससे परिचित भी है। इतना कहकर उठकर तेजी से बाहर चला गया, लेकिन बैठक के सामने उसे रुकना पड़ा। ललिता उस घने अंधकार में दरवाजे के पीछे खड़ी थी। उसने पूछा, क्या आज ही माँ को बुलाने जाओगे? शेखर ने कहा, हाँ। क्या उन्हें बहुत शौक हो गया है? ललिता ने पूछा। शेखर ने कहा, उन्हें तो उन्माद सा हो गया है। ललिता ने पूछा, तुम कैसे हो? ठीक हूं, कहता हुआ शेखर तेजी से चला गया। लज्जा के अनुभव से शेखर कांप उठा। ललिता के समीप खड़े होने के कारण उसने शरीर को अपवित्र समझा। घर के अंदर आकर किसी प्रकार इधर उधर सामान रखकर उसने संदूक बंद किया। अभी गाड़ी जाने में कुछ विलंब था। ललिता की याद को आग लगाकर नष्ट कर देने के लिए उसने अपने रोम रोम में आग लगा दी। उसकी याद भुलाने के लिए उसने कसम तक खा डाली। बातचीत के समय गुरचरण बाबू की पत्नी ने कहा था,
सुखपूर्वक शादी न होने के कारण किसी ने ध्यान नहीं दिया। ललिता ने तो तुमको सूचना देने के लिए पहले से ही कहा था। ललिता की इन्हीं शेखी भरी बातों से उसकी शरीर में आग लग गई। तो फिलहाल इस कहानी को अभी मैं यहीं विराम दूंगी। आगे क्या होने वाला है इस कहानी में काफी इंटरेस्टिंग है। सुनने के लिए अगला एपिसोड और आखिरी एपिसोड जरूर सुनिएगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आपको ये कहानी कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। बाय बाय।